अच्छा, ये बड़ा अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया मुझसे। ये इत्तेफाक से मैं और फवाद साहब एक साथ ही एक सेशन में थे, तो वहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि आईएमएफ बड़ा प्रिस्क्रिप्टिव है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि आईएमएफ इतना कम प्रिस्क्रिप्टिव क्यों है। सो वी अग्री विद दैट। एंड देखिए, बात ये है कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है, और हमें एक थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बेहतर तरीके से। आईएमएफ का प्रोग्राम इज़ फॉर स्टेबलाइजेशन। इट्स, अगर हमने इस दलदल से निकलना है तो आईएमएफ इज़ नॉट द सोल्यूशन। वी हैव टू गो अ लेवल फर्दर देन व्हाट आईएमएफ इज़ प्रिस्क्राइबिंग, एंड देन ओनली वील बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस। लेकिन क्या कोई सियासी हुकूमत अफोर्ड कर सकती है इस किस्म के मुश्किल फैसले? अच्छा, अब देखिए, इसीलिए मैंने पहले जिक्र किया था चार्टर ऑफ सोसाइटी का, जो फवाद साहब ने भी बात की, कि जब तक एट द इंडिविजुअल लेवल ये रियलाइजेशन नहीं होगी कि हमें इससे निकलना है, तब तक हम इससे निकल नहीं पाएंगे। तो चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन हो, पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो या अदरवाइज, जब तक के डिमांड हमारे पास से नहीं आएगी और हम लोग नहीं ये बात को को पुश करेंगे ऑन द गवर्नमेंट्स, दीज थिंग्स विल नेवर हैपन। और दिस हैज़ नेवर हैपन। इंडिया के अंदर जो 91-93 के अंदर जो पूरे रिफॉर्म्स आए थे, वो आईएमएफ की वजह से नहीं हुए हैं। They have went further from IMF in opening the economy, and therefore, you can see them getting out of the shackles of IMF. Bangladesh has been out of IMF shackles for 20 years, but वो दोबारा अभी गए हैं. That's fine. Look, the stability is necessary, but you have to do more than what IMF is asking for in order to get our house in order. Otherwise, we will never be able to come out of this. जो काजिम साहब फरमा रहे थे ग्रोथ रेट वाली बात, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे। मैं सिर्फ वहाँ पर एक तस्हीह कर दूँ कि वो खाली ग्रोथ रेट नहीं है, वो रियल ग्रोथ रेट है। क्योंकि दूसरी साइड जो उसकी है, वो पॉपुलेशन की, जो फवाद साहब ने बात की, वो चाइना इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस। उन्होंने दोनों तरफ से उस इक्वेशन को हैंडल किया, एक तरफ इकोनॉमी को ग्रो किया और दूसरी तरफ जो है वो पॉपुलेशन को भी वो किया। दूसरा जो काजिम साहब कह रहे थे, वो विलन इसलिए हैं रियल स्टेट और एग्रीकल्चर, बिकॉज उनकी कंट्रीब्यूशन जो है, और मैं इसमें काजिम साहब आपकी इजाज़त से मैं इसमें रिटेल भी डाल देता हूँ, वो इसलिए हैं क्योंकि वो अपना ड्यू शेयर ऑफ टैक्सेशन नहीं दे रहे। इन 3 सब सेक्टर्स को अगर मैं पुट टुगेदर करता हूँ तो ये 52% है ऑफ द टोटल जीडीपी, एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द टैक्सेशन इज प्रॉब्ली जिल्च, ज़ीरो। तो इसलिए ये विलन है हमारे, और होने भी चाहिए, क्योंकि ये अपना ड्यू शेयर नहीं दे रहे। आप ज़रूर इनको मुराद दें, आप ज़रूर इनको सब्सिडी दें, मगर उनसे कहें कि टैक्स भी आके दें। और मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर अंबर अपना एक थोड़ी सी मैं एक ज़रा थोड़ा सा कन्नी मार दूंगा फवाद साहब आपकी इजाज़त से। बैंकों पे तो आपने 50% टैक्स लगा दिया, उसके ऊपर हमसे एफएक्स पे भी टैक्स लगवा लिया, ठीक है, फाइन, बट खुदा के वास्ते आप बाकी लोगों से भी तो टैक्स लीजिए जो कुछ दे ही नहीं रहे। बैंक्स जो हैं वो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में फॉर पाकिस्तान, एंड द बैंक्स इन पाकिस्तान आर पेइंग द हाईएस्ट टैक्स इन द एंटायर एशिया, साउथ एशिया रीजन। सो प्लीज जरा इसको हमें जुडिशली फॉलो करना पड़ेगा। दे आर विलन, एवरीबडी इज अ विलन who is not contributing towards our exchequer and who is getting the benefit of the subsidies also. एक पाकिस्तान की माशी बका के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसे और प्रोजेक्ट्स होने हैं वहाँ, लेकिन ये अगले 5 साल में शायद हम इससे बहुत ज़्यादा तवक्को ना रख सकें कि डॉलर्स उससे हम कमा लेंगे। आईटी का ये है सिलसिला कि उसमें ज़ाहिर है बहुत प्रॉस्पेक्ट बहुत है, लेकिन वो सिर्फ जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता पाकिस्तानी हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और अभी उसमें, ताकि हम ये दोबारा से बातचीत ना कर रहे हों, नाजुक मोड की बातचीत ना कर रहे हों, दलदल की बात करें। हम यहाँ एक ऑडियंस में थे, उन्होंने कहा हम 3 नस्लों से सुन रहे, सब तंग आ गए हैं, बहुत हो गया। तो सबसे बड़ी तरजीह जो अगले 5 साल के लिए है वो ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को अपनी इंपोर्ट्स से ऊपर ले जाने की कोशिश करें। और ये 5 साल का काम नहीं है, 5 साल से ज़्यादा का काम है, क्योंकि इंपोर्ट्स को बढ़ाने में हमने लगा लिए हैं 50 साल। तो ये जो इस वक्त जिस सतह पे बेयकीनी की सूरत हाल है, और हम ये आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम्स हैं, ये आईसीयू है। आईसीयू में आपने कहा कि ये आईएमएफ की जो मशवरात हैं इनसे हम बाहर, आप आईसीयू के डॉक्टर जो दवा दे रहे हैं उन पेशेंट्स को वो आप घर में रोज़मर्रा एक सेहतमंद पेशेंट आदमी को दें तो उसका क्या हाल होगा। तो ये आईसीयू है। इसमें जाने की बुनियादी वजह यह है कि हमारे जितने हम फॉरेन एक्सचेंज
जो इस्तेमाल करते हैं उससे कम हम कमा पाते हैं। ये बिल्कुल बुनियादी वजह है जिसकी वजह से हम IMF प्रोग्राम्स में जाते रहे हैं। डोंट लेट एनीबडी गिव यू एनी अदर व्यू ऑन दिस। एक्सपोर्ट्स में रेमिटेंसेस कितने बढ़ा सकते हैं हम, कितने पाकिस्तानी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ये अजीब सी बात है कि हम अपने मुल्क के हालात को के इस्तेहकाम के लिए, माशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानियों से कहें आप यहाँ से जाएँ। आबादी तो कम हो जाएगी ना। अच्छा, ये आबादी पे भी मैं ज़रा सा तस्दीक कर दूं, जो ग्लोबल रिकॉर्ड है उसको आप गौर से देखिए, तो जिन मुल्कों के अंदर खुशहाली बेपनाह है वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम है। और ये डेमोग्राफिक्स की स्टडी जो है, ये इसमें तारीख पूरी हमारे सामने है। जो पसमानदा ममालिक हैं उनमें ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है पॉपुलेशन का। इसलिए अगर हम मौक़े फराहम करें कमाने के और लोगों के हालात बेहतर हों तो खुद ब खुद ही पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नीचे आता है। इसलिए इसमें किसी को डंडे के जोर, ये बहुत कम मुल्क होंगे दुनिया के, ईरान और बांग्लादेश की मिसाल है। इसके अलावा जितने मुल्क हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हुआ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ने और जैसे फवाद साहब ने कहा डिस्ट्रीब्यूट हो ग्रोथ वो और उसके फ़वाइद सब घरानों तक पहुँचे, उससे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नीचे आता है। ऐसा नहीं हो कि जो लोग बेचारे मजबूर हैं और वो बच्चे और ज़्यादा पैदा करें, हम करें तुम्हारा ही फॉल्ट है, तुमको ख़त्म करेंगे हम तब गुर्बत ख़त्म हो। तो गरीब को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है गुर्बत ख़त्म करने के लिए। वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। अच्छा, ये बड़ा अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया मुझसे। ये इत्तेफाक से मैं और फवाद साहब एक साथ ही एक सेशन में थे, तो वहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि IMF बड़ा प्रिस्क्रिप्टिव है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि IMF इतना कम प्रिस्क्रिप्टिव क्यों है। सो वी अग्री विद दैट। एंड देखिए बात ये है कि IMF का जो प्रोग्राम है, और हमें एक थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बेहतर तरीके से। IMF का प्रोग्राम इज़ फॉर स्टेबलाइजेशन। इट्स, अगर हमने इस दलदल से निकलना है तो IMF इज़ नॉट द सोल्यूशन। वी हैव टू गो अ लेवल फर्दर देन व्हाट IMF इज़ प्रिस्क्राइबिंग, and then only we'll be able to get out of this. लेकिन क्या कोई सियासी हुकूमत अफोर्ड कर सकती है इस किस्म के मुश्किल फैसले? अच्छा, अब देखिए, इसीलिए मैंने पहले जिक्र किया था चार्टर ऑफ सोसाइटी का, जो फवाद साहब ने भी बात की कि जब तक एट द इंडिविजुअल लेवल ये रियलाइजेशन नहीं होगी कि हमें इससे निकलना है, तब तक हम इससे निकल नहीं पाएंगे। तो चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन हो, पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो या अदरवाइज, जब तक के डिमांड हमारे पास से नहीं आएगी और हम लोग नहीं ये बात को पुश करेंगे ऑन द गवर्नमेंट्स, दीज थिंग्स विल नेवर हैपन। और दिस हैज़ नेवर हैपन। इंडिया के अंदर जो 91-93 के अंदर जो पूरे रिफॉर्म्स आए थे वो IMF की वजह से नहीं हुए हैं। दे हैव वेंट फर्दर फ्रॉम IMF इन ओपनिंग द इकोनॉमी, एंड देयरफॉर you can see them getting out of the shackles of IMF. Bangladesh has been out of IMF shackles for 20 years. बट वो दोबारा अभी गए हैं, दैट्स फाइन। लुक, द स्टेबिलिटी इज नेसेसरी, बट यू हैव टू डू मोर देन व्हाट IMF इज आस्किंग फॉर इन ऑर्डर टू गेट आवर हाउस इन ऑर्डर। अदरवाइज वी विल नेवर बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस। जो काजिम साहब फरमा रहे थे ग्रोथ रेट वाली बात, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे। मैं सिर्फ वहाँ पर एक तस्हीह कर दूँ कि वो खाली ग्रोथ रेट नहीं है, वो रियल ग्रोथ रेट है, क्योंकि दूसरी साइड जो उसकी है वो पॉपुलेशन की, जो फवाद साहब ने बात की, वो चाइना इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस। उन्होंने दोनों तरफ से उस इक्वेशन को हैंडल किया, एक तरफ इकोनॉमी को ग्रो किया और दूसरी तरफ जो है वो पॉपुलेशन को भी वो किया। दूसरा जो काजिम साहब कह रहे थे, वो विलन इसलिए हैं रियल स्टेट और एग्रीकल्चर, बिकॉज उनकी कंट्रीब्यूशन जो है, और मैं इसमें काजिम साहब आपकी इजाज़त से मैं इसमें रिटेल भी डाल देता हूँ, वो इसलिए हैं क्योंकि वो अपना ड्यू शेयर ऑफ टैक्सेशन नहीं दे रहे। इन 3 सब सेक्टर्स को अगर मैं पुट टुगेदर करता हूं तो ये 52% है ऑफ द टोटल GDP, एंड यू नो देयर कंट्रीब्यूशन इन द टैक्सेशन इज प्रॉब्ली ज़िल्च, ज़ीरो। तो इसलिए ये विलन है हमारे, और होने भी चाहिए, क्योंकि ये अपना ड्यू शेयर नहीं दे रहे। आप ज़रूर इनको मुराद दें, आप ज़रूर इनको सब्सिडी दें, मगर उनसे कहें कि टैक्स भी आके दें। और मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर अंबर अपना एक थोड़ी सी मैं एक ज़रा थोड़ा सा कन्नी मार दूंगा फवाद साहब आपकी इजाज़त से। बैंकों पे तो आपने 50% टैक्स लगा दिया, उसके ऊपर हमसे FX पे भी टैक्स लगवा लिया, ठीक है फाइन, बट खुदा के वास्ते आप बाकी लोगों से भी तो टैक्स लीजिए जो कुछ दे ही नहीं रहे। बैंक्स जो हैं वो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में फॉर पाकिस्तान, एंड द बैंक्स इन पाकिस्तान आर पेइंग द हाईएस्ट टैक्स इन द एंटायर एशिया, साउथ एशिया रीजन। सो प्लीज जरा इसको हमें जुडिशली फॉलो करना पड़ेगा। दे आर विलन, एवरीबडी इज अ विलन who is not contributing towards our exchequer
and who is getting the benefit of the subsidies also. एक देने से पहले ज़रा सा पस मंज़र मैं देना चाहता हूँ माशी तरक्की के नुक्ता नज़र से। अगर आप सब यहाँ जो ऑडियंस बैठी है बहुत संजीदा सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के, शोरा और अदीब यहाँ बैठे हैं, आपके लिए मेरे ख़्याल में एक पैगाम जो मैं पहले देना चाहता हूँ वो ये कि मईशत की तरक्की और गुर्बत का ख़ात्मा, इन दोनों के लिए अगर एक चीज़ को अगर आपको देखना है, जिस तरह क्रिकेट मैच देखते हुए दुनिया का कोई भी प्लेयर अगर उसको मैच को या शायकीन देखते हैं तो पूछते हैं रन रेट क्या है, अगर कोई एक चीज़ देखनी है तो वो शरह नमू है। और मैं जो आपने जिक्र किया जो किताब दो पाकिस्तान हर पाकिस्तानी घराने तक खुशहाली जो किताब मैंने लिखी, उसका बुनियादी मफहूम ये था कि भाई एक पाकिस्तान उन लोगों का है जिनकी अगली नस्ल के बारे में वो तवक्को कर सकते हैं कि उनके हालात हमसे बेहतर होंगे, और वो शायद सिर्फ 15-20% है जो मैंने आदाद शुमार से तज्जिया किया, और बकिया सब के बारे में कहना मुश्किल है कि उनकी अगली नस्ल बेहतर हालात में होगी या नहीं। इस किताब को शाये हुए 1-2 बरस हो गए, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ ये जितना रुपए की कदर में कमी आई है, बहुत से वो घराने जिनके 15-20% जिनके बारे में मेरा ख्याल था कि वो कले के अंदर हैं, पाकिस्तान के जो खुशहाली का कला है उसके अंदर है, उनको भी ये परेशानी लाहक है कि अगली नस्ल हमारी किन हालात में होगी। किताब का मफहूम जो मेन मैसेज ये था कि दुनिया भर के ममालिक जिन्होंने गुर्बत का ख़ात्मा किया है, या कले के अंदर वालों के लिए भी रेलिवेंट हो गई बात, उन्होंने बुनियादी तौर पे जो काम किया है 25-30 साल तक 7 से 8% शरह नमू सालाना, 25-30 साल तक। और आप हम जो हर बार बहस होती है, ये पिछली हुकूमत ने 5% किया, हमने 4% किया वगैरह, 7-8% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो ये एज सिटीजन्स हु आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान फ्यूचर, आप जब ये देखिए कि ये तकरीरें या ये बयानात दिए जा रहे हैं या वादे किए जा रहे हैं, जो परफॉर्मेंस 7 से 8% या उससे ज़्यादा ग्रोथ आप नज़र आती है आपको 25-30 साल, ये जफ़र साहब ने जो कहा कि लंबा रास्ता है, लेकिन ये स्कोर रन रेट आपको देखना है। दूसरी बात ये कि अब ये हमारा इंडिया में आप देख लें 30 साल से 7-8% ग्रोथ हो रही है। चीन का जो रिकॉर्ड जो बताया जाता है 40 साल तक उन्होंने इस तरह की ग्रोथ की, और जितने और ममालिक को आप देखेंगे जिन्होंने गुर्बत का ख़ात्मा किया उनका यही रहा है तरीक़ा। इस तरह की ग्रोथ के लिए जो शोबे जिनका इंतखाब किया गया, मेरे ख़्याल से वो ज़रूर हैं मुनासिब, माइनिंग भी, ज़राअत भी और IT भी। लेकिन एक चीज़ जो मेरे यहाँ बुज़ुर्ग बैठे हैं, तो यही वो शोबे हैं जिनसे हम नाराज़ भी हैं कि जी वो शुगर इंडस्ट्री तो ये कर रही है, तो वो गंदम के जो वो फ्लावर मिल्स तो चलते ही नहीं है, उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो वो चूँकि मेरे बुज़ुर्ग बैठे उनकी इजाज़त से वो मौलाना रूम का मिसरा मैं आपको सुना दूँ कि अज हमान जा के रसद दर्द हमान जास दवा, कि जहाँ जहाँ से दर्द पैदा होता है मिलता है वहीं पे दवा है। तो अगर आप चीन की तरक्की को देखिए तो आपको रियल एस्टेट में जिस सतह का इन्वेस्टमेंट चीन ने किया है, हर साल पिछले 40 साल आप हर साल की कोई मगरिब की किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी की रिपोर्ट देखें चीन की मईशत के बारे में, तो ये ज़रूर होता है उसके अंदर एक बड़ा पैगाम कि जी रियल एस्टेट में उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। असल में ग्रोथ वहाँ से आती है, और जाहिर है आप सबसे अगर यहाँ पे एक सर्वे किया जाए कि सबसे बड़े विलन्स कौन है पाकिस्तान की मईशत के, तो रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर में बहुत से लोग मिल जाएंगे हमें। तो मैं एक पैगाम जो अंबर मेरे ख्याल में इस मजमे के लिए मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ आपके सामने कि जिस प्राइवेट बिजनेस के लोग, अब हुकूमत से तवक्को जो थी कि वो हुकूमत चलाएगी, ये तो मेरे ख्याल से अब शायद हम अग्री कर सकते हैं कि हुकूमत फ्रंट पे हो मईशत की तरक्की के लिए, शायद ये अब वो दौर चला गया। वो 60s 50s 60s 70s में हम तवक्को कर सकते थे, उस तरह के अफसरान गवर्नमेंट में थे। फवाद साहब यहाँ मौजूद हैं, इस तरह के अफसरान कॉमन थे जो हु कुड गेट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। लेकिन आज जो सूरत हाल है उसमें साफ नज़र आता है कि प्राइवेट इदारों को वो तरक्की हमें देनी है। और आप चीन के, साउथ कोरिया के जो अफसरान उस वक्त हुकूमत में थे, उनसे अगर पूछिए आप, मुझे मौका मिला उनसे मुलाकातों का अपने काम में, और वो ये कहते हैं कि एक प्रायोरिटी थी ग्रोथ, एक प्रायोरिटी जो हमें होता था सिग्नल, ग्रोथ इन योर सेक्टर, और उसी से वो वाकई जॉब्स के भी पैदा होते हैं। हम कहते हैं जी हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हम दे देंगे लोगों को 5-5 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये,
लेकिन ये तो एक टेम्पररी चीज़ है, उनकी अगली जनरेशन को नौकरियां चाहिए, उसके लिए हमें इंडस्ट्री लगानी ज़रूरी है। ज़राअत और आईटी और माइनिंग बिल्कुल सही मेरे ख्याल से ये सही है, इंतखाब सही है मेरे ख्याल से। रियल एस्टेट और लो टेक इंडस्ट्री जिसके अंदर जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा सलाहियत नहीं है, क्योंकि आधी आबादी हमारी उसके पास तालीम ही नहीं है, वो लोग जो नौकरियां कर सकें वो इंडस्ट्री भी ज़रूरी है। इन तीनों में जो आपने सवाल किया, इन तीनों में जो एक सेक्टर मेरे ख्याल से बहुत तेज़ी से हमें दे सकता है तरक्की, और जो पाकिस्तान के ज़्यादातर घरानों को टच करता है वो ज़राअत है। तो मैं यहाँ पे अपनी गुफ्तगू रोकता हूँ। जी बहुत शुक्रिया अंबर। नहीं, बहुत कबल वक्त है टू डिक्लेयर ए विक्ट्री। आई थिंक देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू कवर। ये जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। द गुड न्यूज़ इज़ कि कम से कम एक सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है, एक टाइड टर्न हुई है टुवर्ड्स अ पॉजिटिव सेंटिमेंट। और उसके जो रीजंस आपने जिनका हाथा किया अंबर, वो बिल्कुल ठीक हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस ही हमें नज़र आते हैं। उसमें बाय द वे बहुत बड़ा जो रोल है वो फवाद साहब की मिनिस्ट्री का भी है, कि जिस तरह बहुत अरसे से प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस रुका हुआ था, अब हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट होनी शुरू हुई है। जो आपने अर्लियर सवाल फवाद साहब से पूछा था, मैं फवाद साहब ने जो फरमाई चीज़ें मैं उनसे एग्री करता हूँ। मैं एक दो चीज़ें सिर्फ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ सामीन के लिए यहाँ पर, अपने ऑडियंस, आपके ऑडियंस के लिए। एक तो ये कि वो देयर इज़ अ माइंड सेट चेंज विच इज़ नेसेसरी इन द सोसाइटी इन ऑर्डर एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। जो हम दलदल में आज फंसे हुए हैं, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हम लोग जो हैं वो कंप्लेसेंट हो गए हैं, और हम इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं कि चीज़ें यूं ही हैं और हमें यूं ही लेके चलनी है। वो माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है हमें। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैंने इसके ऊपर लिखा भी है, एंड आई थिंक देयर इज़ सम काइंड ऑफ चार्टर ऑफ सोसाइटी विच इज़ नेसेसरी। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, हम चार्टर ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। कुछ भी नहीं चल सकता जब तक कि चार्टर ऑफ सोसाइटी नहीं होगी। और चार्टर ऑफ सोसाइटी वही है जो मैं पहले आपसे कह रहा था कि माइंड सेट चेंज की ज़रूरत है। हम सबको एट द इंडिविजुअल लेवल चेंज होने की ज़रूरत है, और ये बात एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि चेंज आने की ज़रूरत है इस दलदल से निकलने के लिए, क्योंकि इस दलदल में हम फंसे भी इसी वजह से हैं क्योंकि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। हमारी जो कैपेसिटी है टू डेवलप होम ग्रोन प्लान वो डिसअपीयर हो गई है। हमें एक होम ग्रोन प्लान की ज़रूरत की अशद ज़रूरत है, और जब तक हम वो नहीं लेके आएंगे और हम डिपेंडेंट रहे फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड टू प्रेजेंट द प्लान टू अस, उसके अंदर हमेशा गैप ही रहेगा। उसमें हमेशा कोई ना कोई ऐसा एंगल ज़रूर होगा कि जो गालिबन हमारे इंटरेस्ट में उस तरह नहीं होगा जिस तरह होना चाहिए। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर हम इस वक्त 62nd नंबर पे हैं आउट ऑफ 151 कंट्रीज़। हमें दिस इज़ अ पुअर परफॉर्मेंस। जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे, जब तक आप उसको नहीं बढ़ाएंगे, आपका कोई इकोनॉमिक प्लान, आप दलदल से नहीं निकल पाएंगे। हमें यह रियलाइज़ करना पड़ेगा और इस पर काम करना पड़ेगा। और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है जो हमारा सब्सिडीज़ का पूरा निज़ाम है। वो सब्सिडीज़ का निज़ाम पूरा का पूरा जो है उसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। आज जो हमारा सब्सिडीज़ का निज़ाम है उसके अंदर जो सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द सब्सिडी है, वो इत्तेफाक की बात है काजिम साहब की एक्सपर्टीज़, दोनों इंडस्ट्रीज़ काजिम साहब की एक्सपर्टीज़ है। वो एक एनर्जी सेक्टर जो सबसे बड़ा है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर आ जाता है। आप दोनों में देख लीजिए कि हम उन पे सब्सिडी झोंके जा रहे हैं, जबकि उसका कोई किसी किस्म का रिजल्ट हमें प्रोडक्टिविटी में नज़र नहीं आ रहा। और यही सब्सिडीज़ जो हैं इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, चाहे वो फर्टिलाइज़र सेक्टर में हो, तकरीबन 200 बिलियन रुपए पर एनम वो है, चाहे वो कमोडिटीज़ पे हो। फवाद साहब ने भी उस दिन इसका अहाता किया। ये तकरीबन 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का स्टॉक इस वक्त खड़ा हुआ है आपका कमोडिटीज़ की सब्सिडीज़ के अंदर। आप जो ये 300 यूनिट से नीचे सब्सिडी देते हैं बिजली के ऊपर, दैट इज़ ऑल्सो मिसयूज्ड। गैस की सब्सिडी इज़ मिसयूज्ड एज वेल। Therefore, all these subsidies have to go away, and those subsidies will need to be then diverted towards the social sector for development of human development index जो है उसको बेहतर जब तक हम नहीं करेंगे ना, इसी दलदल में हम फंसे रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकल सकते। एक मैं बुरी खबर आपको अंबर दे दूं, और आपकी मैं तो यहाँ कुछ पर अच्छी खबर की उम्मीद शुरू तो ऐसे ही किया था, आप तो बुरी खबर दे रहे हैं। मैं बुरी खबर ये है कि कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस।
ये रास्ता बहुत लंबा है, इस दलदल से हमें गुजरना पड़ेगा, इस दलदल में फॉर द टाइम भी रहना पड़ेगा, मगर वो कहते हैं ना कि हमें रियलाइजेशन अगर इस चीज़ की हो जाए कि ये चीज़ जो है इससे हमें बाहर निकलना है, तो फिर तो चले हैं तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा कुछ हम ऑडियंस से भी सवालात लें, कि मुझे लगता है कि काफ़ी सवाल होंगे। मैं 2-3 सवाल अभी वक्त नहीं, हाथ अभी आप नीचे रखें, आधा घंटा या 15-20 मिनट मुझे और दें, थोड़ा से मैं कुछ सवाल करना चाह रही हूँ। और मैं काजिम साहब की तरफ अब जाना चाहती हूँ। काजिम साहब, बुरी खबर तो हमें दे दी ज़फ़र साहब ने कि दौरान हमने देखा है कि इसको डंडा सरकार भी कहा जा रहा है, यानी कि स्मगलिंग